हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 6 के भूगोल का चैप्टर फर्स्ट सौरमंडल में पृथ्वी करेंगे। इस चैप्टर में हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जियो वर्ड को देख लेते हैं। जियो जिसका मतलब होता है अर्थ, और अगर हम जियो शब्द में ग्राफी को जोड़ दें तो ये ज्योग्राफी बन जाता है। जियो शब्द जो कि लैटिन का वर्ड है, ठीक है। तो जियो जिसका मतलब है अर्थ और ग्राफी जिसका मतलब होता है लिखना, तो ये ज्योग्राफी बन जाता है जिसका मतलब हुआ अर्थ के बारे में लिखना। उसी तरह अगर जियो शब्द में हम लॉजी शब्द को जोड़ देते हैं, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी, तो ये जियोलॉजी बन जाता है। इसका अर्थ हुआ पृथ्वी का अध्ययन करना। उसी तरह अगर हम जियो में मैट्री शब्द जोड़ देते हैं तो ये जियोमेट्री बन जाता है जिसका मतलब होता है पृथ्वी का मापन, कि हमारी पृथ्वी कैसी है, इसका आकार कैसा है, यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। हमने अक्सर आसमान को देखा होगा, सूर्यास्त के बाद हमने अक्सर आसमान को देखा है। पूरे आसमान में हमें छोटी छोटी चमकदार वस्तुएं दिखती हैं, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इनकी जो टिमटिमाहट होती है वो एक दूसरे से अलग होती है। इसी के साथ हम लोगों ने आसमान में चांद भी देखा होगा, लेकिन जो चांद होता है वो पूरे महीने एक समान नहीं दिखता, बल्कि ये अपना आकार बदलता रहता है। जैसे जिस समय हमें चांद पूरा दिखता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। तो पूर्णिमा, पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। तो जिस दिन हम चंद्रमा को पूरा गोल देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो वो रात हमें चंद्रमा वाली रात कहलाती है या फिर पूर्णिमा कहते हैं। उसके अलावा जो हमारा चांद होता है वो अपनी शेप को बदलता रहता है। उसी तरह अमावस्या, हर 15 दिन के बाद पूर्णिमा को नहीं देखा जा सकता, जिसे अमावस्या कहा जाता है। खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। तो सूर्य, चंद्रमा और जो भी चीज़ें हम रात को आसमान में देखते हैं उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। तारा, ये बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होता है। तो जो तारे होते हैं ये बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं, अलग अलग तरह की गैसों से बने होते हैं, और इनके पास अपनी ऊष्मा होती है और अपना प्रकाश होता है। जो हमारा सूर्य है, जो हमें रोशनी देता है, ये भी एक तारा है। अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण छोटे दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत दूर है, इस वजह से ये हमें छोटे दिखते हैं, वरना ये अपने आकार में बड़े हैं। नक्षत्र मंडल, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। हमारे जो तारे हैं वो 4-5 के ग्रुप्स में मिलकर एक आकृति का निर्माण कर लेते हैं, तो उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर भी नक्षत्र मंडल है। तो अर्सा मेजर और बिग बियर दो ऐसे ही प्रकार है नक्षत्र मंडल के। ये दोनों भी नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, जो अपनी एक पर्टिकुलर शेप सी बना लेते हैं। सप्त ऋषि यानी 7 तारों का समूह जो अर्सा मेजर का भाग है, और सप्त ऋषि जिसमें 7 तारों का समूह आ जाता है, वो अपनी एक शेप बना लेते हैं जो अर्सा मेजर का ही भाग है। उसी तरह उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा एक ही स्थान पर रहता है। उत्तर दिशा में एक तारा होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो वो एक ही स्थान पर रहता है। और क्या होता है कि वो सप्तऋषि की लाइन में हम उसे देख सकते हैं। जैसे दो तारे हैं, अगर उसको देखते हुए हम एक काल्पनिक रेखा बनाएं, कुछ इस तरह से एक काल्पनिक रेखा बनाएं, तो यहाँ पर हमें जो तारा नज़र आएगा उत्तर दिशा की तरफ, वो हमारा ध्रुव तारा होता है, जो कि उत्तर दिशा की तरफ होता है, और ये हमेशा एक ही स्थान पर होता है। ठीक है। ग्रह, जिस खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी
ऊष्मा नहीं है, अपना प्रकाश नहीं है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हों, तो ऐसे पिंड हमारे ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। पृथ्वी, अगर हम पृथ्वी की बात करें जहाँ पर हम रहते हैं, तो पृथ्वी एक ग्रह है जो अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे हमें जो भी प्रकाश मिलता है, जो भी ऊष्मा मिलती है, वो सब सूरज से मिलता है। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है, और जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो ग्रह, जिसे हम इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं, और जो प्लैनेट हमारा जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो जो चारों ओर घूमते रहते हैं उसे हम प्लैनेट कहते हैं। तो ग्रह चारों ओर चक्कर लगाने का काम करते हैं। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं, वो अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। अगर हम प्रकाश की गति की बात करें तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट तक का समय लेता है। तो प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन फिर भी इसको हमारी पृथ्वी पर आने में पूरा 8 मिनट लग जाता है। ठीक है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकीली हुई प्रतीत होती है। चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी का सहचर है। तो अगर हम पृथ्वी को दूर से देखें, चंद्रमा से देखें, तो हमें ये कुछ मतलब चमकीली सी ही लगेगी, जैसे हमें चंद्रमा लगता है। और चंद्रमा एक उपग्रह है। उपग्रह का मतलब होता है एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो जो ग्रह है वो एक खगोलीय पिंड है। सौरमंडल, अगर हम सौरमंडल की बात करते हैं तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो हमारा सूर्य, उसके अलावा हमारे 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उसके अलावा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है, ये सब मिलकर हमारा सौरमंडल बनाते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। तो हम जो सौरमंडल है उसे सौर परिवार भी कहते हैं, जिसका जो मुखिया होता है वो सूर्य है। और ऐसा माना जाता है कि पौराणिक पहले की जो रोमन कहानियाँ थी उसमें सोल जो था वो सूर्य देवता को कहा जाता था, और जो सौर शब्द का अर्थ होता है वो भी सूर्य से संबंधित है, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। यह सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो जो सूर्य होता है वो सेंटर में होता है, और ये मतलब इसके पास ऐसा खिंचाव बल है जिससे कि ये पूरे सौरमंडल को बांध के रखता है, अपनी शक्ति से ये सबको अपनी ओर आकर्षित रखता है। यह सौरमंडल के लिए प्रकाश का और ऊष्मा देने का एकमात्र स्रोत है। सिर्फ इसी से हमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों ही मिलते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो जो हमारा सूर्य है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर इतना दूर है। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो हमारे टोटल 8 ग्रह हैं। अगर हम इन्हें सूर्य से दूरी के अनुसार से देखें तो सबसे पहले हमारा आ जाता है बुध, उसके बाद हमारा आ जाता है शुक्र, उसके बाद हमारी है पृथ्वी जो कि तीसरे नंबर पे है, फिर हमारा मंगल, उसके बाद हमारा ये क्षुद्र ग्रह आ जाता है, उसकी पट्टी आ जाती है, उसके बाद हमारा आता है जुपिटर, शनि, यूरेनस और सबसे लास्ट में हमारा आता है नेपच्यून। ठीक है। तो ये सारे सूर्य से दूरी के अनुसार बताए गए हैं। सबसे पहले हमारा बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि,
यूरेनस तथा नेपच्यून। ओके, तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, यह कक्षा कहलाते हैं। तो जितने भी हमारे ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सारे ही ग्रह मिलके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्योंकि ये लोग जो चक्कर लगाते हैं वो कुछ इस तरह का होता है, गोल नहीं होता है, कुछ इस तरह का होता है, इसीलिए इसे दीर्घवृत्ताकार कहा जाता है और यह कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, जो हमारा बुध है, क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक है सूर्य के, तो इसको चक्कर लगाने में, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। तो बुध क्योंकि ये बहुत ही पास है तो ये काफ़ी जल्दी चक्कर लगा लेता है और इसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 डेज़ का टाइम लगता है। उसके बाद हमारा आता है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। उसके बाद हमारा जो शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। ठीक है, तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है क्योंकि इसका जो आकार और आकृति है, इसका साइज और शेप है वो कहीं ना कहीं पृथ्वी के समान ही है, पृथ्वी जैसी है। और अभी तक एक प्लूटो करके था, एक और ग्रह था, पहले हमारे 9 ग्रह माने जाते थे, प्लूटो करके एक और ग्रह था, तो उसको भी एक ग्रह ही माना जाता था। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो 2000 अगस्त 2006 में एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये तय हुआ था कि मतलब जो प्लूटो है उसको हम बोने ग्रह के रूप में देख सकते हैं। इसके बहुत से कारण रहे थे, क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो अपने पथ पर चारों ओर घूमते हैं, लेकिन इसके जो घूमने की स्थिति थी वो थोड़ी अलग थी और इसके अलावा भी इसके कई कारण थे, तो इस वजह से इसे बौने ग्रह का दर्जा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो हमारी बृहस्पति है, शनि है और यूरेनस है, हमारी जो बृहस्पति है, शनि है और यूरेनस है, इसके चारों ओर छल्ले होते हैं। ठीक है, शनि में तो हम अच्छी तरह से देख भी सकते हैं, लेकिन इन दोनों भी चारों ओर एक छल्ले होते हैं, एक परत सी होती है, बेल्ट सी होती है। ये जो छल्ले होते हैं ये विभिन्न पदार्थों के असंख्यक, मतलब बहुत से पदार्थों के असंख्यक छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टी होती है। तो इसके चारों ओर छोटे छोटे कणों से बनी एक पट्टी होती है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से हम देख भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जुपिटर में और ये शनि और यूरेनस, इन तीनों में पट्टी बनी हुई होती है, जिसमें शनि में तो हम आसानी से ये पट्टी को देख भी सकते हैं। क्षुद्र ग्रह के इधर हमारे 4 ग्रह हैं और क्षुद्र ग्रह के इस राइट साइड हमारे 4 ग्रह हैं। ठीक है, अब आता है हमारा पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो अगर सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो हमारी जो पृथ्वी है वो तीसरा ग्रह मानी जाती है, और अगर हम आकार के रूप में देखें तो इसका नंबर 5वें स्थान पर आता है। ठीक है, यह पृथ्वी के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, चपटी हुई भी है, तो इस वजह से इसे हम भू आब कहते हैं। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए संभवतः जितनी भी ज़रूरतें होती हैं वो सारी पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो पृथ्वी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना बहुत ज़्यादा ठंडी है, क्योंकि इसका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, ये एक ग्रह है और इससे ऊष्मा और प्रकाश सूरज से मिलता है, इसीलिए यहाँ पर जीवन पॉसिबल है। और यहाँ पर हमें पानी भी मिल जाता है, हवा भी मिल जाती है। इसकी वजह से जो मानव है उसका जीवन धरती पर यानी पृथ्वी पर संभव है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी का उपग्रह अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो वायु में जीवन के लिए जो आवश्यक गैस होती है हमारी ऑक्सीजन, जो किसी भी मानव के लिए ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, तो वो हमें
पृथ्वी पर मिल जाती है और इन्हीं कारणों से हमारा यहाँ पर जीवन संभव है। इसके अलावा अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें तो ये नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसका काफ़ी हद तक जो हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है, इसीलिए पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे नज़दीक है। तो जितनी बड़ी हमारी पृथ्वी है उसका सिर्फ 1/4 हमारा चंद्रमा है। तो जैसे अगर हम मान लें कि पृथ्वी का आकार 4 है तो चंद्रमा का आकार 1 होगा, ऐसा अगर मान लें अनुपात में। ठीक है। लेकिन ये हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के काफ़ी पास में है, बाकी ग्रहों के मुकाबले तो पास में है, इसीलिए हमें ये अच्छा खासा बड़ा सा दिखता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और इसको ये पूरा चक्कर लगाने में 27 दिन का टाइम लग जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वो अपनी सरफेस में भी चक्कर लगाता है। तो अगर हम पृथ्वी पर हैं तो हम इसका सिर्फ ये वाला हिस्सा देख पाते हैं, ये वाला हिस्सा नहीं देख पाते। ठीक है। तो पृथ्वी से हमें चंद्रमा का सिर्फ एक साइड दिखता है, दूसरी साइड हमें नहीं दिखाई देती है। अगर हम चांद पे जाने वाले लोगों की बात करें तो हमारे पहले थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो अमेरिका के थे। इन्होंने 21 जुलाई 1969 में 21 जुलाई 1969 में सबसे पहली बार चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। और अगर हम भारतीयों में बात करें चंद्रमा पर जाने वाले तो राकेश शर्मा थे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि चांद पर जाने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे अमेरिका के, और अगर हम भारतीयों की बात करें तो वो राकेश शर्मा थे। ठीक है। अब आता है हमारा क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्यक छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा छोटे छोटे पिंड होते हैं, वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बहुत छोटे छोटे से होते हैं, मतलब होते तो बड़े हैं लेकिन दूर से छोटे ही दिखते हैं। ग्रहों के मुकाबले ये छोटे होते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, जैसा हमने मंगल और बृहस्पति में देखा था। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग हैं, और ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो ग्रह का ही पार्ट होते हैं, क्योंकि ये टूट गए हैं इसलिए ये छोटे हो चुके हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। तो ये ग्रहों से टूट कर अलग हो गए हैं। ठीक है। इसीलिए इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, और ये भी चारों ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य के, जैसे बाकी ग्रह लगाते हैं। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर छोटे छोटे से जो टुकड़े होते हैं पत्थरों के, वो भी चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी यह उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, और कभी कभी ये इतने पास आ जाते हैं कि ये पृथ्वी पर गिर तक जाते हैं, और उसकी वजह से मतलब जिस भी सरफेस पे ये गिरते हैं, जिस जगह पे गिरते हैं वहाँ पे बहुत भयंकर गड्ढा हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो जब ये बिना जले गिरती है तो काफ़ी बड़ा गड्ढा बन जाता है, और कभी कभी ये जब जल के गिरती है तो सिर्फ राख ही पृथ्वी पर आती है। ठीक है। लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। उसके बाद जो लाखों तारों का समूह है उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है, और हमारा जो सौरमंडल है जिसमें हमारे सारे ग्रह है और सारी चीज़ें आती हैं, वो आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। तो आकाश में ऐसा प्रकाश की जब बहती हुई नदी दिखाई दी थी तो इसका नाम आकाशगंगा रख दिया गया था, जिसे मिल्की वे भी कहा जाता है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो ये सारी जो आकाशगंगाएं हैं, लाखों की लाखों आकाशगंगाएं हैं, वो सब मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है। थैंक यू सो मच।